आवश्यक है। हेतु वास्तविक रूप से है या नहीं, इसके लिए हमें उसकी परीक्षा करनी चाहिए। उसकी परीक्षा के लिए हमें 5 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, या 5 प्रकार के जो है लक्षण बताए गए हैं कि जब हेतु सही हो, इसको सत्य हेतु के लक्षण बोला जाता है। ये सत्य हेतु के लक्षण 5 हैं। पहला है पक्ष सत्व, दूसरा है सपक्ष सत्व, तीसरा है विपक्ष सत्व, चौथा है असत प्रतिपक्षत्व और पांचवा है अबाधित्व। ये 5 लक्षण होने चाहिए। इन 5 लक्षणों के होने के बाद ही हम उसको हेतु मानेंगे, अन्यथा हम उसको हेतु नहीं मानेंगे। ठीक बात है। यह जो है इसके प्रमाण के तौर पर जो है हम लोग लेकर के चलते हैं। ये तुम्हें दोहराना है मेरे साथ मन में संदीप। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि सत्य हेतु जैसा दिख तो रहा हो, परंतु वह सत्य हेतु हो नहीं। वह सत्य हेतु जैसा दिख रहा हो, परंतु वह सत्य हेतु हो नहीं। तो इसको हेत्वाभास कहते हैं। यानी जैसे दूर रस्सी हो और वह सांप का आभास देखे, तो हम क्या कहेंगे? आभासिक सांप है। इसी तरह से, क्योंकि वो सांप है नहीं, परंतु सांप जैसा दिख रहा है, इसीलिए वह हेतु हो ना, परंतु हेतु जैसा लग रहा हो, तो उसको हम क्या मानेंगे फिर? हेत्वाभास। क्या करें? परखनली से धुएं का निकलने का आभास जो है वो हेत्वाभास हो कहते हैं। हाँ हाँ, वो होगा या नहीं होगा उस पर जो है सूरज बाद में बात करेंगे, क्योंकि परखनली से धुआं निकलना बहुत वर्तमान समय का है। न्याय दर्शन को जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत पुराना है। क्या बगैर आग क्या है? आग बढ़ता हुआ तापमान है सूरज, है कि नहीं है? जी सर। आग क्या है? बढ़ा हुआ तापमान ही तो आग है ना। बढ़ा हुए तापमान कोई आग नहीं कर सकते सर। हाँ, किसको कहेंगे जरा? तापमान अगर बहुत बढ़ जाए, इसमें आग सतह प्रज्वलित हो जाए सर, तभी उसको आग कर सकते हैं। वो जो प्रज्वलित होकर के दिखाई देता है ना, वह आग नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ जो है कंडा सुलगाया जाता है बाटी बनाने के लिए, तो जिस समय बाटी उसमें पक रही होती है उसमें आग होता है कि नहीं होता है? होता है सर। प्रज्वलित है। जी सर। प्रज्वलित होता है वो, जिसको तुम उठता हुआ लपट देखते हो। लपट और आग दो अलग अलग चीज है। आग की लपट और आग दो अलग अलग चीज है। मैं कहता हूँ ना, सूरज को हमेशा विशिष्ट समस्याएं होती हैं, सामान्य नहीं होती हैं। पूरा का पूरा जो है मुद्दा ही सूरज को भटकाने की जो है ताकत है, पर ठीक है। आग और आग की लपट में अंतर है सूरज। यस सर। तुम्हारी दिक्कत क्या है? अभी जब तुम कहे कि आग जो है प्रज्वलित हो जाए, तो तुम किसको जानना चाह रहे हो? हीटर पर खाना पकता है ना गांव में आज भी, या जाड़ों में हीटर पर सेकते हैं। आग होती है कि नहीं होती है? होती है सर। प्रज्वलित है? नहीं सर। तो तुम आग से किस चीज को लेना चाहते हो? लपट को ना। इसमें ये सही एग्जाम्पल सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया सर। अभी मन में शांति आई? जी सर। सल्फर डाइऑक्साइड को जब बना रहे हो और धुआं उठ रहा है, तो परखनली को छू करके देखना, वो गर्म होगी। आग दिखाई दे हमेशा यह आवश्यक नहीं है।
है ना। कई बार लोग बोल के भी आग लगा देते हैं। तो एक निश्चित तापमान से ऊपर जब जाती है आग, क्या है, बहुत अधिक केंद्रित तापमान है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हेत्वाभास। तो हेत्वाभास को कैसे परिभाषित करेंगे? अब आइए हेत्वाभास को परिभाषित करके देखें। हेत्वाभास क्या है? सत हेतु में लिखिए जरा, सत हेतु में किसी भी गुण की त्रुटि होने पर, सत हेतु में किसी भी गुण की त्रुटि होने पर वह हेतु न रहकर हेत्वाभास हो जाता है। ये शायद मैंने पिछली क्लास में लिखवाया भी था। वह हेतु न रहकर हेत्वाभास हो जाता है, लिखवाया था पिछली क्लास में। जी सर। ठीक है, सबने लिख लिया? हाँ नाम बोलते रहना, मैसेज में ही सही, लेकिन बोलते रहो। यस सर। अब हेत्वाभास के आगे जो है हम इसको कैसे समझेंगे कि हेत्वाभास भी 5 प्रकार का ही होता है। तो अब देखिए, सत हेतु के कितने लक्षण हैं? 5। असत हेतु के भी कितने लक्षण हैं? 5। तो पहला क्या है? पहले को कहते हैं सव्यभिचार। पहले को क्या बोलेंगे? सव्यभिचार। दूसरे को क्या बोलेंगे? विरुद्ध। तीसरे को क्या बोलेंगे? सत प्रतिपक्ष। चौथे को क्या बोलेंगे? असिद्ध। और पांचवें को क्या बोलेंगे? बाधित। ये पांचों प्रकार तुरंत रट जाइए तो मन में। सत हेतु के 5 प्रकार और असत हेतु के 5 प्रकार रट जाइए फटाफट। हेत्वाभास के 5 प्रकार क्या हुए, रट डालिए फटाफट मन में। बिहार पीसीएस में जो है अब की बार जो है पूछेगा कि निम्न में से कौन हेत्वाभास का प्रकार नहीं है। रटिए रटिए फटाफट रटिए। संदीप रट लिया 5 हेत्वाभास के प्रकार? रटो रटो फटाफट रटो, तुरंत रटो। अनिका तुरंत रटो। फटाफट रटिए। अनिका रट गया? मुझे दिख नहीं रहा कि इस समय कौन है। मैं नहीं जानता कि अनु क्लास में है कि नहीं है। ठीक, रट गया सर। रट गया? जी सर। संदीप? संदीप बोलिए फटाफट से। सर थोड़ा सा तोड़ के बता दीजिए सर। मैं 5 को भी तोड़ूंगा पर पहले रट जाए। संदीप जल्दी बोलो। नो पर मतलब हिचकिचाहट टाइप हो रहा है तो इससे उठाएंगे जूता देंगे 50 अभी। रटो और तुरंत बोलो।
जी सर। ठीक है ना? तुरंत के तुरंत निपटना चाहिए ये। बोलो, पांचों के नाम बोलो, आंख बंद करके। गलत हो जाए इसमें चिंता की बात नहीं है, परंतु भागोगे अगर तुरंत करने से तब चिंता की बात है। गलत हो जाए, अटेम्प्ट तो किया ना, करो ही नहीं तब दिक्कत की बात है। बोलो सर। हाँ, सत्य विचार विरुद्ध सत्य प्रतिपक्ष अवधि अविदा और अविदा। अब फिर से आंख खोल करके देखो। प्रतिपक्ष असिद्धि बाधित। अनिका बिना देखे उल्टे क्रम में लिखो इसको, 5 4 3 2 1 लिखो। प्रीति उल्टे क्रम में बोल दो फट से, आंख बंद करके। सर बाधित असिद्ध सत प्रतिपक्ष विरुद्ध और सत्य विचार है बाधित असिद्ध सत प्रतिपक्ष विरुद्ध और सत्य विचार। सव्यभिचार है, सत्य व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार कभी सत्य नहीं हो सकता। स व्यभिचार में स शब्द जोड़ दिया है ना? ये बोर्ड ऐसे होते हैं कि इन पर बहुत क्लियर नहीं लिखा जा सकता है, जी सर। तो पर ठीक है, ना मामा से बढ़िया का ना मामा। तो सव्यभिचार शब्द है, ठीक है। सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित। संदीप ट्राई करो फिर से बेटा। सत व्यभिचार नहीं है, सव्यभिचार है। और मैंने तुम्हें उल्टा लिखने के लिए बोला था निका, 5 4 3 2 1 लिखो। संदीप बोलो। सद्विचार विरुद्ध सत्य परिपक्ष बाधित और अवधि असिद्ध। असिद्ध। असिद्ध है ना? ये जो शब्द न पढ़ने में, इसको क्या लिखा हमने? असिद्ध लिखा। सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ये 5 है। अब इनमें से एक एक को जो है हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ सव्यभिचार। अब सव्यभिचार को समझने के लिए आपको सबसे पहले किसको समझना होगा? व्यभिचार को, है ना? पहले किसको समझेंगे? व्यभिचार को। तो व्यभिचार शब्द का प्रयोग आप लोग अक्सर करते हैं कि बड़ा व्यभिचारी आदमी है भाई, बड़ा व्यभिचारिणी औरत है। तो व्यभिचारी शब्द का आप प्रयोग कब करते हैं? व्यभिचारी से आप क्या समझते हैं? जो सही नहीं हो सर, गलत। जो सही नहीं हो मतलब ये एक साइड में मूछ हो और एक साइड में मूछ ना हो, तो व्यभिचारी हो जाएगा। सर जिस पे संदेह हो। किस मामले में संदेह हो? सर जैसे कि आपने बताया था कि किसी एक के साथ संबंध ना होना, या मतलब कैसा संबंध? बी स्पेसिफिक। बोलोगे? व्यभिचारी आदमी किसी को कब बोलते हो? जो लक्षण है, जो उस लक्षण के उल्टा चला जाए। कान पे बजा के देंगे अभी एक हम। व्यभिचारी शब्द का हम अर्थ पूछ रहे हो, तुम हेतु कहां घुसा रहे हो? मैं कह रहा हूं किसी भी पुरुष को व्यभिचारी और किसी भी महिला को व्यभिचारिणी कहने का अर्थ क्या होता है? इसमें हेतु कहां से आया? अन्य के साथ। नहीं, पहले एक मिनट रुक जाओ, तो बचाने की कोशिश मत कर। इसमें हेतु शब्द कहां से आया?
सर मैं व्यभिचार को जनरली ले रहा था सर, मैं ये ध्यान नहीं रहा कि पुरुष और स्त्री। व्यभिचार को जनरली भी कैसे तुम बताओगे? जनरली भी कैसे बताओगे? जनरली में तुम हेतु बताओगे। कितना जो है हेतु जनरल है जी? सर कोई भी चीज जब जिस चीज के हिसाब से तुलना करते हैं सर, तो उसी को तो साध्य या फिर हेतु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हेतु या साध्य, जिसको साबित करना। जिसको साबित करना हो, तुम्हें साबित करना हो कि जो है ये जो ट्रेन की पटरी गुजर रही है, ये ट्रेन की पटरी में जो है थोड़ा सा जो है फॉल्ट है या थोड़ा सा सही है, तो कहोगे कि ट्रेन की पटरी जो है व्यभिचारी हो गई है। तुम्हें ये बताना हो कि तुम्हारी सब्जी में नमक सही है कि गलत है, और ये सिद्ध करना हो कि सब्जी में नमक ज्यादा है, तो तुम किसी को चखा दो और वो कहे कि हाँ हाँ भाई तुम तो सही कह रहे हो कि सब्जी में नमक ज्यादा है, व्यभिचारी होगी तुम्हारी सब्जी। फिर वही काम कर रहे हो तुम, कॉम्प्लिकेटेड होने की कोशिश कर रहे हो। बी सिंपल। व्यभिचारी हम जानते हैं कि जब कोई मनुष्य एक से अधिक लोगों के साथ सेक्स रिलेशन बनाता है, वह व्यभिचारी कहलाता है। यही तो व्यभिचारी की परिभाषा समाज में है। तो इतना ज्यादा इधर उधर क्यों घूम रहे हो? अनावश्यक इतना बुद्धि का प्रयोग क्यों कर रहे हो? मैं साफ साफ कह रहा हूं कि किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री के संदर्भ में व्यभिचारी होने का अर्थ क्या है। तुम बजाय मतलब एकदम सामने जो रखा हुआ है उसके बजाय तुम पूरी दुनिया में घूम करके आओ कि पिज्जा ठंडा हो जाए। बात समझ में आ रही है? सूरज कहां गड़बड़ी कर रहे हो? यस सर। बिना मतलब में पूरी दुनिया ब्रह्मांड घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? अब क्या व्यभिचारी का यही अर्थ सामान्य जीवन में हम लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं या नहीं लेते हैं? उल्टा पहले तो मुंह से जो बोलो तो गुटखा थूक करके बोलो, समझ में आना चाहिए। सर आज तक की मेरी समझ थी सर कि कोई चोरी डकैती वगैरह भी करता है तो वो भी व्यभिचारी है। कौन से जो है देश में पैदा हुए भाई कि चोर डकैत को व्यभिचारी बोलते हैं? कंचन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, ये अलंकार पढ़ाया गया है। कभी कि सर आज तक तो हमने सुना ही नहीं है कि कंचन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, हमने पढ़ा ही नहीं है। बोलो बोलो बोलो। जी सर कभी नहीं। मार लपड़ हम तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देंगे अगर हमको ये सब कहानी बताए तो। 10वीं 11वीं 12वीं में एक नहीं 10 बार जो ये रटवाया गया होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। जिस अलंकार का उदाहरण यह है उसी अलंकार का उदाहरण है कि कंचन को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। जब तक कि पढ़ाई को सामान्य जिंदगी से नहीं जोड़ोगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक्स्ट्रा काबिलियत मत पैदा करिए। कंचन यानी कि जब कवि खोजता है तो मतलब कंचन का मतलब अलंकार है। जब व्यभिचारी खोजता है तो मतलब कि सुंदर नारी है, और जब चोर खोजता है तो कंचन का मतलब सोना है। अगर व्यभिचारी और चोर एक ही होते तो एक ही शब्द में 2 बार इसका प्रयोग आता है एक ही लाइन में? नहीं। अनिका दिमाग की दही हो रही है। सिंपल से सिंपल चीजों को कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, इसमें सूरज को अकेले से बुला करके राष्ट्रपति जो है गोल्ड मेडल देंगे। ये बात समझ लेना सूरज, अपनी ये आदत छोड़ दो। नहीं पढ़ा था सर। क्या हुआ? सच में वो अलंकार नहीं पढ़ा था सर। आज तक मेरे दिमाग मुझसे कोई पूछ देता कोई व्यभिचारी क्या है तो एग्जाम्पल
सारे तरह के ये सब बता देता सर, तो मुझे जानकारी तो नहीं। तुमको यूपीएससी बोर्ड में इंटरव्यू वाले जो है ना कुर्सी छोड़ करके वहीं पे मारते गिरा गिरा करके, तू बता तू मेंस क्वालिफाई कैसे किया है? निबंध भी लिखना है ना लाल मेरे? जी सर। हिंदी का जो है एक पेपर भी पार करना होगा ना लैंग्वेज का, जी सर। ऐसे ही हो जाएगा। नहीं हो पाएगा सर। ठीक है ना? तो आइए चलिए अब आगे बढ़ें। ठीक है, पर चलो कम से कम कुछ गलत कॉन्सेप्ट धुआं तो हुए तुम्हारे आज। तो व्यभिचार का मतलब क्या होता है? व्यभिचार का मतलब होता है कि जब कोई जिसके साथ होना चाहिए अपने प्रेमी या प्रेमिका के अलावा वह औरों के साथ भी हो, तो यही व्यभिचार है। यानी कि वह एक के साथ ना होकर के अनेक के साथ हो। एक के साथ अगर आप संबंध बनाते हैं तो आप बढ़िया हैं, अनेक के साथ आप संबंध बनाइए। अच्छा, कभी इसके साथ फिर जो है जीवन में छूट गया उसका साथ, फिर किसी के साथ बनाया, उसमें दिक्कत नहीं है। एक ही समय में आप अनेक के साथ, सुबह किसी के साथ, दोपहर किसी के साथ, शाम किसी के साथ, रात किसी के साथ, तब आप क्या कहलाइएगा? सव्यभिचारी कहलाइएगा। ये बात क्लियर है? सव्यभिचारी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं कि अनैकांतिक है। तो सव्यभिचारी को अनैकांतिक बोला जा सकता है। हाँ नाम बताइएगा, क्या सव्यभिचारी को अनैकांतिक बोला जा सकता है? हाँ या ना? सूरज। सर बोला जा सकता है सर। नहीं नहीं, मन में जो डाउट है कर लो। तो अनेकांतिक को तोड़ के सोच रहा था सर। अभी कंफर्म है। संदीप, मैं 1 मिनट में आया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 1 मिनट। अनिका, तुम्हें क्लियर है कि बोला जा सकता है कि नहीं? ठीक है, तो अनैकांतिक है। अब अनैकांतिक होने का मतलब क्या है कि वह एक से ज्यादा जगहों पर उपस्थिति दर्ज कराए। अब ये जो सव्यभिचार या अनैकांतिक है,
यह भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये 3 प्रकार में पहला है जिसको कहते हैं हम साधारण सव्यभिचार। पहले वाले को क्या बोलेंगे हम? साधारण सव्यभिचार। आप लोग पूरा लिखिएगा, साधारण सव्यभिचार। दूसरे को कहते हैं असाधारण सव्यभिचार, और तीसरे को लिखते हैं अनुपसंहारी। अब शब्द से ही जो है इनका अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये किस तरह से होना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे? साधारण सव्यभिचार की। साधारण सव्यभिचार की। इज दैट ओके एवरीवन? अब इसमें क्या है कि इसमें हेतु विपक्ष में भी विद्यमान रहता है। हेतु विपक्ष में भी विद्यमान रहता है। यानी जहां नहीं रहना चाहिए वहां भी रहता है। अपने घर में तो रहता ही रहता है, पड़ोसी के घर में भी जाके रहता है। ठीक है ना? आप समझ रहे हो, बहुत लंपट किस्म का है ये तो विपक्ष में भी विद्यमान रहता है। तो इससे कौन से गुण का अतिक्रमण होगा? सत्य हेतु के किस गुण का अतिक्रमण कर रहा है ये? सूरज, सत्य हेतु के किस गुण का अतिक्रमण कर रहा है ये? पक्षधर्मिता का सर। है? पक्षधर्मिता का सर। कोई है जो तुमको एक कान के नीचे बजा के दे अभी? पक्षधर्मता क्या है? अनिका तुम लिखो, कौन से गुण का जो है उल्लंघन हो रहा है? इतना पीटेंगे तुम सबका दिमाग से ही हो जाएगा। यहां पर शब्द स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ विपक्ष में, तो विपक्ष में नहीं होना चाहिए। यह कौन सा गुण है? सत्य हेतु का। नाम से क्लियर नहीं हो रहा है। 5 गुण हैं, नाम से जाओ। विपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व लिखा है शब्द एक। विपक्षा सत्व की परिभाषा क्या है? हेतु का विपक्ष में असत, हेतु का विपक्ष में असत होना, या हेतु विपक्ष में नहीं होना चाहिए। आज अनिका बड़ी खुश है, आज अपनी लड़की को बहुत धन्यवाद दे रही होगी कि चलो कम से कम उसकी वजह से मुझे बोलना नहीं है, तो क्विक रिस्पांस कोई नहीं लेना है ना। आज उसके लिए कोई स्पेशल चॉकलेट वगैरह मंगवा लेना अनिका। संदीप, समझ में आई बात? सूरज? जी सर। अनिका क्या नहीं समझ में आया? बोलो। हमने विपक्षा सत्व बोला था सत हेतु में कि विपक्ष में हेतु नहीं होना चाहिए, जैसे तालाब में धुआं नहीं होना चाहिए। परंतु यहां पर जो हेतु धुआं है वह तालाब में भी अगर दिखने लगे तो हम इसे क्या कहेंगे? साधारण व्यभिचार कहेंगे। अभी क्लियर है? यस सर। जैसे तालाब में धुएं का होना।
जैसे तालाब में धुएं का होना, यह क्या है? यह साधारण व्यभिचार है। तालाब में धुएं का होना साधारण व्यभिचार हुआ है। अब सबकी समझ में आ रहा है? यहां पर सत हेतु के विपक्षा सत्व, ये देखिए कुछ अजीब सी बन गई ना, विपक्षा सत्व गुण का अतिक्रमण हो रहा है। यहां पर सत हेतु के विपक्षा सत्व गुण का अतिक्रमण हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको साधारण व्यभिचार का। अब आइए हम लोग दूसरे वाले को लेते हैं। इसको कैसे समझेंगे कि जिसको अपने घर में अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था, वो पड़ोस के घर में पड़ोसी की बीवी के साथ भी है, परंतु पड़ोसी के घर में पड़ोसी बीवी के साथ नहीं होना चाहिए था। तो ये क्या हो गया? ये साधारण व्यभिचार है। क्लियर बात है? ये सबकी समझ में आ रही है? यस सर। अब दूसरा असाधारण व्यभिचार। व्यभिचार शब्द है, ध्यान दीजिएगा। तो असाधारण व्यभिचार कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल हेतु में रहे, हेतु केवल पक्ष में रहे, परंतु ना तो सपक्ष में रहे ना विपक्ष में रहे। तो ये कैसा कहलाएगा? ये असाधारण व्यभिचार है। कि मतलब शादीशुदा तो है, लेकिन ना तो अपनी बीवी के साथ रहे ना पड़ोसी की बीवी के साथ रहे। तो ये क्या हो गया? ये असाधारण व्यभिचार, ये एक अलग लेवल का व्यभिचार है। ठीक है ना? वो अपने जो है मित्र के साथ रहे, तो असाधारण स्थिति हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। जी सर। सूरज, प्रीति। जी सर, आ रही सर। तो साधारण में अब इसका अगर कोई एग्जाम्पल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे आप लोग? अच्छा एक चीज बताओ, अभी जब से मैंने थोड़ा सा जो है अपना टेम्परामेंट उठाया है, ऊपर उठाया है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है? हाँ नाम बोलते जाना। जी सर। तो चलिए आगे बढ़ाइए फिर बात को। इसका एग्जाम्पल बनाइए। कौन बनाएगा? पर एक चीज याद रखना, कंसंट्रेशन पहले के मुकाबले आप लोग का बेहतर बन रहा है। अरे बोला भाई एग्जाम्पल। बना रहे हैं सर।
हम्म हम्म तो ये विपक्ष सत्व ही होगा इसमें, मतलब जो क्या कर रहे हो? ये मतलब ये सत्व लक्षण तो विपक्ष सत्व का ही अतिक्रमण करता है। पहले एग्जाम्पल बना लो तब समझ में आएगा। इसका इस तरह से है कि धुआं पर्वत पर तो है, लेकिन ना तो रसोई घर में है और ना ही जो है तालाब में है। ना तो रसोई घर में है और ना ही तालाब में, लेकिन कहां पर है? पर्वत पर है। तो अब तालाब में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे जो है रसोई घर में होना चाहिए था। रसोई घर में होना कौन सा लक्षण है? सत्य हेतु का। सपक्ष। तो किस गुण का उल्लंघन हो रहा है? सपक्ष। हाँ, तो यहां सपक्ष सत्व गुण का उल्लंघन है। सपक्ष सत्व गुण का सर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया सर। उल्लंघन है। जैसे लिखो, अभी समझा रहा हूं। जैसे धुआं पर्वत पर तो है, परंतु ना तो सपक्ष रसोई घर में है, ना तो सपक्ष रसोई घर में है। ठीक ठीक ठीक, तुम्हारी समस्या का भी समाधान करते हैं। और ना ही विपक्ष तालाब में है। मान लीजिए कि ये एक ऐसी स्थिति होती, काल्पनिक स्थिति होती, कि जब पर धुआं को जो है आपने सिर्फ पर्वत पर देखा होता है। मान लीजिए कि जब धुआं को आपने सिर्फ और सिर्फ पर्वत पर देखा होता, इसके अलावा आपने धुएं को कभी भी आग के साथ कहीं और नहीं देखा है, तो भी आप इस बात को कहिए कि धुएं को पर्वत पर देख करके आप ये अनुमान लगाइए कि ये आग है। मान लीजिए काल्पनिक स्थिति है, तो क्या इस अनुमान के साथ आप सहमत हो पाएंगे? क्या आप कहेंगे कि ये एक प्रामाणिक अनुमान है? सूरज? नहीं सर, इस स्थिति में प्रामाणिक अनुमान नहीं देंगे। तो ये प्रामाणिक अनुमान कब होगा? जब अन्य सभी आग वाली जगहों पर धुआं हो। जब अन्य सभी आग वाली जगहों पर धुआं हो, तभी हम ये कहेंगे कि ये जो है सपक्ष में है और यह अनुमान सही है। लेकिन धुआं और आग को हमने सिवाय पर्वत के अतिरिक्त कहीं और नहीं देखा है। तो क्या हम ये कहेंगे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है? सर धुआं और आग के साथ देखे सब तो फिर तो मतलब अनुमान के लिए कि हमने कहा कि धुआं पर जो है, या हम जो है किसी ने कहा कि धुआं जो है पर्वत पर है, जाके देखा आग है, और नीचे ही आपने कहा था कि मेरा अनुमान है कि पर्वत पर आग है, और एक बार फिर से वो प्रत्यक्ष द्वारा भी प्रमाणित हो जाए, तो क्या अभी भी आप ये दावा कर सकते हैं कि यह अनुमान प्रमाण सही है?
जिसको कि प्रत्यक्ष के जरिए भी आप प्रमाणित कर लीजिए, नहीं है, क्योंकि वो एक इंसिडेंट है, एक संयोग है कि वहां पर आग और धुआं एक साथ है। धुएं के आधार पर आग का अनुमान तभी संभव होगा कि जब जब जहां जहां भी आप धुआं देखें वहां आग भी आपको दिखना चाहिए। है ना? सही है या गलत है? अरे हाँ नाम बोलोगे तब तो क्लास आगे बढ़ेगी यार। जी सर, सही सर। तो मौनी बाबा बन करके कहाँ बैठ गए? संदीप, अनिका, तुम लोग का बार बार हाजिरी लूं मैं नाम ले लेकर के? जी सर। है ना? मेरे पास एक रास्ता और भी जो मैं क्लास से बाहर कर दूं आपको। अनिका, तीसरा जो है वह क्या है? अनुपसंहारी है। ये जो मैं बता रहा हूं ना कि वो अपने घर में होना चाहिए, पड़ोसी के घर में नहीं होना चाहिए, इसको भी दिमाग में बना करके रखिएगा। ये तेजी से चीजें क्लिक कराएगा। ठीक है? यस। यहां अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही दृष्टांतों का अभाव है। दोनों ही, आज पेन कुछ ज्यादा ही फंस रही है, दोनों ही दृष्टांतों का अभाव है। ठीक है? तो यहां अन्वय और व्यतिरेक। अब हम जानते हैं कि व्याप्ति कैसी होनी चाहिए। तो व्याप्ति के जो लक्षण हमने देखे हैं उनमें अन्वय सिद्ध और व्यतिरेक सिद्ध होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लक्षण व्याप्ति में देखा है हमने? बोलिए हाँ सभी लोग। संदीप, अनिका, लिखा करो। ठीक है? या मतलब क्या है? अर्थात, आज पेन बहुत ज्यादा फंस रही है। अर्थात पक्ष ही सर्वव्यापी है। पक्ष ही सर्वव्यापी है और सपक्ष और विपक्ष दोनों का यह भाव है। सपक्ष और विपक्ष दोनों का भाव है। इस कारण यानी कि तीसरा क्या है? पहले और दूसरे का योग है ना? यहां सपक्ष सत्व और, देखिए पेन आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और विपक्षा सत्व। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि जो लैंग्वेज में बना रहा हूं
विपक्षा सत्व, उसमें मैं विपक्षा सत्व का मतलब क्या हुआ, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। विपक्ष धन असत्व है और सपक्ष सत्व में क्या होगा कि सपक्ष धन सत्व, यानी कि सपक्ष में होना चाहिए और विपक्ष में नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज को पकड़िएगा, पकड़ लिया? इस तरह से चीजें, अगर भाषा को आप लोग बहुत गौर से देखेंगे ना तो चीजें आपको याद रहेंगी। पर समझ लेना तुम लोग, सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए दो बच्चों को, ठीक है ना, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मर जाओ लेकिन सिलेक्शन दो। जितनी बुरी आदतें हैं, जितना भी दिमाग का कचरा है, साफ करिए। 2024 का सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और ऐसे पढ़ोगे जब, तोड़ तोड़ करके, रट रट करके, समझ समझ करके, समझो भी, रटो भी, लिखो भी, बोलो भी, सब करो, एकदम जो जो जरूरी है वो सब काम करो। और आलस्य को, प्रमाद को, निगेटिविटी को, अब तुम्हारा कोई दोस्त अगर तुमको निगेटिव करने की कोशिश करे, अबे पता नहीं फिलॉसफी से होगा कि नहीं होगा, बस एक काम करना, भन्न 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 भन्न, जितना थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारो, इतना थप्पड़ मारो कि उस चेहरा वहरा उसका सूज जाए, लाल हो जाए, तभी छोड़ना उसको, ठीक है ना। तुम देखो फिर सिलेक्शन नहीं रुकेगा। पर यह काम जरूर करना, कूटना खूब उसको। तो यहां पर सपक्ष सत्व और विपक्षा सत्व दोनों का उल्लंघन है। दोनों का उल्लंघन है। जैसे अगर मैं ये कह दूं, सर एग्जांपल दूं सर? हाँ दो, बहुत से दो। मैंने जहां भी धुआं देखा है वहां आग के साथ ही धुआं देखा है। तो ये तो व्याप्ति हो गई, तो नियत साहचर्य तुमने बोला सर। तो अगर अनुमान के को प्रमाणित ये दिखाने के लिए कि तो तुमने धुआं देखा, तुमने सिर्फ व्याप्ति बोला, तुमने अनुमान कहां लगाया? अनुमान कहां हुआ? ये तो सिर्फ व्याप्ति बोला ना तुमने, कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये तो व्याप्ति हुआ। नियत साहचर्य बोला, अविनाभाव बोला। अनुमान क्या है इसमें? तो इस आधार पे कह दें सर कि हम कहीं अभी धुआं देख रहे हैं, उस वजह से आग। अब कहीं एक जगह देख रहे हो तो अब तो पर्टिकुलर हो गया ना, अब तो सपक्ष और विपक्ष दोनों बन जाएगा। ठीक है। अब इसको जो है इस तरह से कहिए कि ब्रह्मांड में हर ओर धुआं है, तो ब्रह्मांड में आग है। अब अगर पूरे ब्रह्मांड में धुआं है, पूरे ब्रह्मांड में आग है, तो ना तो तुम्हारे पास सपक्ष बचा, ना तो तुम्हारे पास विपक्ष बचा। ठीक बात है ना? क्योंकि अब अगर तुम कहोगे कि रसोई घर, तो रसोई घर भी ब्रह्मांड में है, तुम कहोगे जलाशय, तो जलाशय भी ब्रह्मांड में है, तो अलग तो तुमने कुछ कहा नहीं। तो ब्रह्मांड में हर ओर धुआं है, इसलिए ब्रह्मांड में हर ओर आग है। तुम सपक्ष और विपक्ष दोनों को खा गए। या इसको ऐसे भी बोलिए
कि सभी वस्तुएं जो प्रमेय हैं वह अनित्य हैं। अब जो सपक्ष है वह भी प्रमेय होगा और जो विपक्ष है वह भी प्रमेय होगा। प्रमेय का मतलब क्या है यहां पर? जानना। जिसे जाना जाए। प्रमेय का अर्थ क्या है? जिसे जाना जाए, यही ना? तो रसोई घर को भी जानने की कोशिश करिएगा तो वो भी अप्रमेय हो गया। और अगर आप जो है जलाशय को जानने की कोशिश करिएगा तो जलाशय भी प्रमेय हो गया। तो हम ये कहें कि जो प्रमेय है वह अनित्य है, यह अनुमान अगर हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, हमने कुछ नहीं छोड़ा है। क्लियर है? किसी की समझ में ना आ रहा हो तो वो मुझसे बात करें। अनुपसंहारी कैसे हुआ? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अनुपसंहारी में बेटा हमने कहा कि यहां पर व्यतिरेक और अन्वय दोनों का अभाव होता है, यानी कि सपक्ष और विपक्ष दोनों का उल्लंघन होता है। यानी कि हम एक ऐसा उदाहरण लें जिसमें ना तो सपक्ष बचे और ना तो विपक्ष बचे। तो इसका एक उदाहरण यह हो सकता है कि ब्रह्मांड में धुआं है, ब्रह्मांड में हर ओर धुआं है, इसलिए ब्रह्मांड में हर ओर आग है। अब हम रसोई घर को भी बोलना चाहें तो रसोई घर भी ब्रह्मांड है, और अगर हम जलाशय बोलना चाहें तो जलाशय भी ब्रह्मांड है। तो हम सपक्ष और विपक्ष को छोड़े ही नहीं। जी सर। इसका एक और एग्जाम्पल ले हम कि सभी प्रमेय अनित्य हैं, सभी प्रमेय अनित्य हैं। तो जो प्रमेय है वह अनित्य है ना? तो अब हम इसमें सपक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि सपक्ष भी, जिसको भी हम सपक्ष बनाने की कोशिश करेंगे वह प्रमेय हो जाएगा, क्योंकि प्रमेय का मतलब है जिसे जाना जाए। और जिसे विपक्ष बनाएंगे वह भी प्रमेय हो जाएगा। जी सर। एक गजल बहुत बढ़िया सी है कि काशु ऐसा भी हो कि मुझ में तू हरसू नजर आने लगे। क्लास कंप्लीट हो गई। काश ऐसा भी हो कि मुझ में तू हर्षू नजर आने लगे। तो भैया अगर तू मुझ ही में नजर आने लगा तो सपक्ष विपक्ष तो खत्म कर दिया ना। जी सर। पूरी दुनिया को लाल रंग से रंग दीजिए तो लाल रंग ही खत्म हो जाएगा। अगर हम एक ऐसा बच्चा जन्म में एक ऐसी जो है जगह पर ले जहां सब कुछ लाल रंग है, तो ये क्या कभी उसको लाल रंग का ज्ञान हो पाएगा? नहीं होगा। वहां पर लाल रंग तभी होगा, रोशनी तभी आपको पता चलेगी जब कभी अंधेरा आपने देखा हो। ठीक है, तो लिखिए जैसे जैसे सभी प्रमेय होने के कारण अनित्य है। सभी प्रमेय होने के कारण क्या है? यहां पर सभी प्रमेय का होने के कारण सभी अनित्य हैं। क्लियर है ये बात? बहुत साधारण तौर पर।
इज दैट ओके? हाँ या ना? जी तो बोला करो भाई। लिखिए, यहां सबके प्रमेय होने के कारण, यहां सबके प्रमेय होने के कारण यहां सबके प्रमेय होने के कारण अन्वय या व्यतिरेक का दृष्टांत, अन्वय या व्यतिरेक का दृष्टांत नहीं है, अन्वय या व्यतिरेक का दृष्टांत नहीं है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक बार मैं फिर से इस बोर्ड को बंद करके मैं फिर से लॉन्च कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? सभी प्रमेय होने के कारण अनित्य है, ये समझ नहीं आ रहा। ये अगर हम ऐसा अनुमान लगाएं तो ये कोई सही बात नहीं कही जा रही है, ठीक है ना। ये अगर ऐसा एक काल्पनिक एग्जाम्पल लीजिए कि हम जिसे जाने वह समाप्त होने वाली ही चीजें हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजों को आप जानते हैं सब समाप्त होने वाली चीज है कि नहीं है? अरे बोलोगे यार, इसके लिए इनविटेशन कार्ड छपवाऊं? आधा घंटा तो तुम रिस्पांस करने में लगा देते हो। तो मैं सोच रहा था कि क्या बेटा क्लास अनंत तक तो मैं खींचूंगा नहीं कि मैं तुम सोचो और मैं बैठ करके चुपचाप सोचूं कि तुम कब तक सोच रहे हो। सब कुछ तो अनित्य नहीं है सर। तुम एक चीज बताओ जिसे कि तुम वास्तव में जानते हो और वो अनित्य नहीं है। एक चीज, निर्जीव वस्तु निर्जीव वस्तुएं नित्य नहीं होती है, समाप्त नहीं हो जाती हैं। कौन सी ऐसी निर्जीव वस्तु है जो एक दिन खत्म नहीं होती है? जैसे पत्थर का है सर। तो पत्थर एक दिन खत्म नहीं हो जाएगा? एक दिन तुम्हारी धरती खत्म हो जाएगी तो पत्थर नहीं खत्म हो जाएगा? क्या पत्थर का क्षरण नहीं होता है? हो सकता है कि वो लाख साल करोड़ साल बाद खत्म हो, लेकिन खत्म तो होगा। जी सर। तो कोई एक ऐसी चीज बताओ जो अनित्य ना हो। ऐसी कोई बात नहीं। तो यही तो कहा जा रहा है कि सभी प्रमेय होने के कारण अनित्य हैं। लेकिन कौन बोलना चाह रहा है? सर लास्ट लाइन आपने क्या बोले थे? यहाँ सबके प्रमेय होने के कारण अन्वय या व्यतिरेक का दृष्टांत नहीं है। ठीक है ना। बोलो, मैं थोड़ा सा जो है इसको क्लोज कर रहा हूं। मैं फिर से जो है तुरंत ऑन कर रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा। क्या कह सकते हैं? मैं बोली सूरज नहीं खत्म होंगे, ये बोली मैं। कहा है सूरज काहे नहीं खत्म होंगे? अमृत पी के आए हैं। सर आसमान वाले सूरज काहे नहीं खत्म होंगे सूरज? सूरज की भी उम्र बताई गई है। सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। और दुनिया में न जाने कितने सूरज हैं जो खत्म हो चुके हैं पहले से। सूरज एक तारा है, क्या तारा मरता नहीं है? वो जो लाल रक्त दानव वगैरह भूगोल में जो है स्वदीप सर ने भी पढ़ाया होगा, तो सब सूरज ही तो मरे हैं। रेड जॉइंट बनता है। ये कौन सा अद्भुत ज्ञान लेकर के अनु आई तू? मैं कलम बहुत फंस रही थी तो मैंने सोचा कि फिर से लॉन्च करके देख लेते हैं। अभी संदेह दूर हुआ सबका? जी सर। पर ये चीज कब संभव है कि जब आप लगातार क्लास में बने रहेंगे। ये क्या हो रहा है?
कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। YZMW जरा लिखिए आप लोग विरुद्ध, विरुद्ध, विरुद्ध। दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा था सब विचार के बाद विरुद्ध, अब उसको लिखिए कि यहां हेतु को, हेतु के साथ, यहां हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर, यहां हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर साध्य के अभाव को सिद्ध कर देता है। साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर साध्य के अभाव को सिद्ध कर देता है। समझ में आया? एक बार समझा दीजिए। यह हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर साध्य के अभाव को सिद्ध कर देता है। अच्छा, मैंने अभी बोर्ड से नहीं किया ना इस बार, हियर इट इज। यहां हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर साध्य के अभाव को सिद्ध कर देता है। कई बार होता है ना कि हम जाते हैं बुद्धिमानी दिखाने और बेवकूफी करके चले आते हैं। यहां हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर साध्य के अभाव को सिद्ध कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि शब्द उत्पन्न होने के कारण नित्य है, जैसे शब्द उत्पन्न होने के कारण नित्य है। या हम ये कहें कि वहां पर्वत पर धुआं है या पर्वत पर धुंध है इसलिए पर्वत पर आग है। या हम इसको और डिफाइन कर दें कि पर्वत पर बारिश हो रही है इसलिए पर्वत पर आग है। तो अब बारिश जो हेतु है वह आग को सिद्ध करेगी कि आग के अभाव को सिद्ध करेगी? किसको सिद्ध करेगी? जवाब है अभाव। अभाव को सिद्ध कर देगी। जी सर, धुंध अभाव को सिद्ध करेगी। बारिश को ले लेते हैं, धुंध में थोड़ा सा मान लीजिए कंफ्यूजन है, धुंध धुआं में कंफ्यूजन हो जाए। बारिश स्पष्ट तौर पर ले लेना, मूसलाधार झमझम झमझम बारिश हो रही है, अरे बर्फ गिर रही है। सर वो आग को असिद्ध करेगी। तो आग के अभाव को असिद्ध कर देगा ना, कि अगर इतनी भारी बर्फबारी हो रही तो आग कहां से होगा? जी सर। है ना? तो सर ऐसा कोई एग्जांपल देगा ही क्यों सर? ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिया कि हेतु क्या है और हेतु को सिद्ध क्या करना था और सिद्ध कर क्या रहा है। चलिए यही ले लेते हैं कि शब्द उत्पन्न होने के कारण नित्य है। ठीक है सूरज? जी सर। थोड़ा बोल दिया करो यार, इतना स्लो क्यों हो? तुम लाइफ बॉय से हाथ क्यों नहीं धुलते? तुम्हारा साबुन बहुत स्लो है सूरज।
तो अब जो चीजें उत्पन्न होंगी, पैदा होंगी, वह नित्य होंगी या अनित्य होंगी? अनित्य। अनित्य होंगी। पर हम तर्क कई बार इस तरह से अनुमान लगा जाते हैं, बहुत सारे अनुमान इस तरह के हो सकते हैं कि जो जिसे सिद्ध करना है उसे न सिद्ध करके उसके अभाव को सिद्ध करते हैं। अभी क्लियर हुआ? अनुमान जब भी लगाएंगे तो लिंक्ड अप रहेगा तभी समझेगा, बिना लिंक्ड अप के भी कोई अनुमान लगा सकता है। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के लिंक अप हो सकते हैं, परंतु उस लिंक का, अच्छा, जब अनुमान कोई लगाने जाता है तो कई बार उसमें दोष होता है। हर बार मनुष्य इतना सावधानी के साथ नहीं लगाता है। जैसे कि आप क्लास में विशिष्ट विशिष्ट बातों को बोलते हैं, अब इससे जो है एक साधारण बच्चा जो क्लास में होगा उसके ऊपर आपका रेपुटेशन बड़ा बढ़िया जम जाएगा। जमेगा? गलत नहीं है। जमेगा कि नहीं जमता है? बाकी लोग बताइए। जी सर। कि कौन बोला? अनिका तुम बोली? जी सर। अच्छा, तुम वापस आ गई। तो अब यहां तक जो हो सकता है कि भैया क्लास में ऑनलाइन में पढ़ने वाली कोई लड़की जो है तुम्हारी इस विशिष्ट ज्ञान से मोहित होकर के तुम्हारे प्रेम में पड़ जाए, यहां तक पड़ जाए कि वो विवाह कर ले क्योंकि उसे लगे कि ये तो बड़ा बढ़िया है, ये तो आईएएस बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। परंतु अगर अब हम जैसा कोई बैठा होगा तो हम क्या मान करके चलेंगे कि यह विशिष्टता जो है आपका आईएएस होने के अनुमान को नहीं सिद्ध कर रही है, बल्कि यह बता रही है कि नहीं होने देगी। जी सर। अब लिंकअप किया, उसने भी लिंकअप किया, उस लड़की ने भी। मतलब केवल काल्पनिक एग्जाम्पल लीजिएगा इसको। अब मुझ जैसा टीचर भी लिंकअप कर रहा है, तो अनुमान हमेशा लिंकअप ही हो। अच्छा देखिए कि आप जैसे ही खतरनाक खतरनाक शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अनुमान कोई करेगा तो लिंकअप करके ही करेगा। अब उसमें संदीप, अनिका वगैरह ये बैठ के सोचेंगे बोला क्या, इसको कनेक्ट कैसे करें। ये बहुत समझदार, बड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल पूछता है ना? ऐसा होता है कभी तुम लोग के साथ कि सूरज के सवाल को सुन करके, प्रीति तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि सूरज के सवालों को सुन करके तुम सोचो कि ये बहुत अच्छा सवाल पूछता है? प्रीति बोल रही अच्छा समझ में आएगा तभी तो। प्रीति तुम बोलो यार, तुम लोग बहुत टाइम खाते हो। सर मैं समझ ही नहीं आएगा तो सर अच्छा हो रहेगा। नहीं, लेकिन इंप्रेशन तो बन जाता है ना। हम लोग ज्यादातर अच्छा उसी को मानते हैं जो समझ में नहीं आता है। जो समझ में आ जाता है वो तो हम लोग को लगता है थोड़ी सामान्य सी बात थी। है ना? ये सही है सर। चलो ये वाला हो गया पॉइंट। अब इसमें लिखिए कि यहां उत्पन्न होना हेतु है, परंतु यहां उत्पन्न होना हेतु है, परंतु यह नित्यता के स्थान पर, अब थोड़ा पेन सही हुआ, यह नित्यता के स्थान पर अनित्यता सिद्ध कर रहा है। ठीक है ये बात। अगला लिखिए सत प्रतिपक्ष। तीसरा लिखिए सत प्रतिपक्ष। कितने लोग का दिमाग ब्लॉक हो चुका है अब?
सत प्रतिपक्ष, जिस हेतु के साध्य का अभाव अब देखिए इसमें क्या है, प्रतिपक्ष का सत्य हो जाना। सत प्रतिपक्ष का अर्थ क्या है कि जिसका प्रतिपक्ष सत्य हो जाए। प्रतिपक्ष कभी सत्य नहीं होना चाहिए, काट देगा ना प्रतिपक्ष, लेकिन यहां पर प्रतिपक्ष सत होना चाहिए। आप सोचिए सत्य हेतु में क्या था, असत प्रतिपक्षत्व था कि नहीं था वहां पर? जी सर। यहां पर क्या हो जाएगा, सत प्रतिपक्ष, उल्टा हो गया। जिस हेतु के साध्य का अभाव, जिस हेतु के साध्य का अभाव, दूसरे हेतु, कल यही चीज सबसे पहले मैं संदीप से सुनूंगा। दूसरे हेतु द्वारा सिद्ध किया जा सके, सिद्ध किया जा सके, उसे सत प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे शब्द श्रव्य होने के कारण नित्य है। अब यहां पर हेतु क्या है, श्रव्य होना। इसके जरिए शब्द की नित्यता सिद्ध की जा रही है। लेकिन वहीं पर हम एक और जो है बना सकते हैं कि शब्द कार्य होने के कारण अनित्य है। अब यहां पर क्या हो गया कि यहां पर एक जगह ये एक आधार पर हम इसकी नित्यता सिद्ध कर दे रहे हैं, तो हम दूसरे आधार पर इसकी अनित्यता सिद्ध कर दे रहे हैं। या आप बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं कि अच्छा इस कारण से ये लग रहा है कि वह चोर है, अच्छा इस कारण से लग रहा है कि वह चोर नहीं है। दोनों अनुमान है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है कि एक तरफ से लग रहा है कि चोर है और दूसरी तरफ से लग रहा है कि चोर नहीं है। तो क्या होगा कि शब्द श्रव्य होने के कारण नित्य है और शब्द श्रव्य कार्य होने के कारण अनित्य है। यह बात समझ में आई सबके? जी सर। हे महापुरुष, तुम बताओ, तुम्हारी समझ में आया? बोलोगे भाई, पैसा लोगे अलग से। शब्द कार्य होना मतलब शब्द कार्य भी तो है। अगर शब्द जो है बोला गया है तो बोलना एक कार्य है कि नहीं? ठीक है। अनिका, अनु, भाई सभी लोग फटाफट बोला करो जब पूछें तो। यस सर। हाँ, खून, मेरा खून पियोगे तो मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, है ना। मेरा खून मत पिया करो। ये विशिष्ट पुरुष कहाँ गया भाई? इतनी देर से बोल का नहीं रहा है। सर मैं तो कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार। तो कंफ्यूज बोल ना, डांट खाने से डर रहे हो। अगर डांट खाने से डर गए तब कैसे आगे बढ़ोगे?
मैं फिर सोच रहा था कि दोबारा पढ़ लूंगा एक बार, उसके बाद फिर आगे ना 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 लाल, तुरंत कर लो तुम। हम तुमको अगली बार इसी बात के लिए डांट देंगे, तुमने तब क्यों नहीं पूछा? देखो, जब हम मूड बना लेंगे, हमारे पिताजी थे, हम लोग को जिस दिन मूड बना लेते थे कि आज कूटना है तो कूट ही देते थे। अब हम चाहे जो कर लें, तो जब मेरा मूड हो जाएगा कि अब मुझे तुमको जो है कूटना है तो मैं कूट दूंगा। मैं बता रहा था ना प्रीति तुमको कि जब मैं डीडी वगैरह को मैं पढ़ाता था जी तो मैं मूड बना लेता था कि मुझे मारना है, अब तुम रट लो, पूरी की पूरी किताब रट जाए, पर अगर मुझे कूटना है तो मैं जाहिर सी बात है शब्द का हेरफेर ऐसा खेलूंगा कि तुम कूटोगे जरूर, और उसके चक्कर में अगले दिन तुम और ज्यादा एक्सरसाइज करके आओगे और मैं अगले दिन और कूटूंगा। अब फिर एक दिन जब मुझे ये लगेगा कि आज तुम्हारी हिम्मत छूट रही है, तो उस दिन मैं तुमसे इतना आसान आसान सा सवाल करूंगा और तुमको पुरस्कार दे दूंगा कि तुम्हारा मन बढ़ जाएगा, नहीं यार मेरा तो तैयार हो रहा है, अगले दिन फिर कूट दूंगा। सर जैसे इसमें हेतु में लिखे सर श्रव्य होना, तो श्रव्य होना नित्य होता है सर? अगर किसी ने ये अनुमान तय कर ही दिया कि श्रव्य होना ऊर्जा ध्वनि के रूप में श्रव्य है, चलो तुम्हें साइंस के आधार पर सुनेंगे। अब ऊर्जा तो जो है अनित्य नहीं है ना, ऊर्जा नित्य है, परंतु शब्द कार्य भी है, जी सर। तो कार्य के रूप में अनित्य है। जी सर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ये एक उदाहरण लिया गया है, तुम उसको रियल लाइफ में जोड़ना चाहते हो। अब इस तरह से, अच्छा ये भी प्रैक्टिस चलो बढ़िया है कि चलो तुम एकदम रियल समझना चाहते हो, तो भैया पर जब मैंने बार बार लिखा कि पर्वत पर धुआं है इसलिए वहां आग है, तो तुम पर्वत पर जाकर के एक बार धुआं और आग देख काहे नहीं आते? काहे कि उसमें खर्चा लग जाएगा। तुम ये समझो कि जब कोई उदाहरण दिया जाता है तो उसके फ्रेमिंग पर जोर दिया गया है। जी सर। अब तुम जो है उसमें बैठ करके जितना तुमको साइंस गणित विज्ञान सब आता सब घुसा देते हो। सर फिलोसफी में इसी वजह से बार फंस रहा हूँ। फिलॉसफी में नहीं बेटा, तुम तो कहीं पर भी फंस जाओगे। अब तुम्हारे बगल में ही तुम्हारे फंसने का उदाहरण बैठा है। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम और भी कहीं फंसे हो? नहीं सर। बिना फंसे दिया हो गया। इसमें फंसना क्या है सर? इसे तो फंसाना कहते हैं। अगर किसी से फंसे नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में फंसाना बना कैसे? जुड़ना कहते हैं सर। मैं तुम रहने दो, जब 15 दिन लगातार क्लास कर लोगी तब तुम्हें समझ में आएगा, है ना। अरेंज मैरिज वाले चली हैं बताने जोड़ाना। शर्म नहीं आती तुम लोग जिंदगी में अरेंज मैरिज करके बैठे हो? किसी लायक नहीं है तुम लोग। चलो आगे बढ़े। अरे हाँ ना बोल तो दिया करो। यस सर, आगे बढ़िए सर। सर आज इतना ही रहने देते हैं। क्या कर रही हो? सर आज इतना ही रहने देते हैं। नहीं बस 45 मिनट का और समय दे दो, बस ज्यादा नहीं। असिद्ध, जब हेतु की पक्ष में विद्यमानता न हो, जब हेतु की पक्ष में विद्यमानता न हो,
जब हेतु के पक्ष में विद्यमानता न हो तो वह हेतु असिद्ध है। तो वह हेतु असिद्ध है। यहां हेतु के पक्ष सत्व या पक्ष धर्मता गुण का उल्लंघन है। यानी कि धुआं पर्वत पे ही ना हो, उल्लंघन है। ठीक है ना, यानी कि जहां से हमको अनुमान लगाना तो वहीं पे नहीं है। यह 3 प्रकार का होता है। असिद्ध कितने प्रकार का है? असिद्ध 3 प्रकार का है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले को कहते हैं आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध। अगर तुम्हारा दिमाग काम न कर रहा हो अनिका, तो बेटा लॉग आउट कर जाओ, जबरदस्ती मत बैठना है। मैं अपलोड कर दूंगा, तब इसको दोबारा देख लेना। दूसरा आश्रय सिद्ध। ठीक है, आश्रया सिद्ध शब्द है। देखिए, आश्रय सिद्ध नहीं है। आश्रया सिद्ध कैसे बना है? संधि विच्छेद कर। आश्रय में असिद्ध। तो बेटा छोड़ देना, अनिका छोड़ दे, बाद में देख लेना। और ये तो बिल्कुल मत करके अगर बैठ नहीं पा रही है तो जबरदस्ती बैठने की कोशिश कर। पर मैं इस पॉइंट को आज खत्म कर दूंगा, बस थोड़ा सा और बचा है। आश्रय धन असिद्ध। 15-20 मिनट और लगेगा पर ये कंप्लीट हो जाएगा। आश्रय सिद्ध। दूसरा है स्वरूपा सिद्ध। तू जल्दी लॉग आउट हो, तुझे लॉग आउट होते हुए देखना चाह रहा हूं मैं। स्वरूप धन असिद्ध, स्वरूपा सिद्ध। अभी लॉग आउट नहीं किया अनिका। और दूसरा है व्याप्तत्वा सिद्ध। नहीं, बैठ करके मत सुनो। अगर लेट वेट के सुन सकती हो तो सुनना, पर बैठना बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। अगर तू कहेगी तो मैं कल फिर इसको रिवाइज कर दूंगा, चिंता मत करना। व्याप्तत्वा सिद्ध, ये 3 प्रकार की असिद्धियां हैं। अब इसमें पहला हेडिंग बनाइए आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध। आज पेन बहुत डिस्टर्ब हो रही है भाई। ये इस बार के बाद ये नया वाला नहीं, पुराने वाले बोर्ड पे ही काम करेंगे, वो ज्यादा सही काम करता है ना। पक्ष हेतु का आश्रय होता है। लिखिए इसमें, पक्ष हेतु का आश्रय होता है। जब पक्ष ही असत हो, जब पक्ष ही असत हो तो उसमें हेतु नहीं रह सकता है। तो उसमें हेतु नहीं रह सकता है। तो यहां पर क्या है? पक्ष ही असत है। हम कहें कि पर्वत पर आ गए, क्या कैसे पर्वत पर आ गए? क्या पर्वत पर देखो धुआं है, पर्वत पर धुआं है। तुमने कहा कहां पर्वत? वो कहे वो देखो पर्वत, और वहां पर्वत हो ही ना, समतल मैदान हो, तो क्या उस अनुमान का कोई आधार बचेगा कि पर्वत पर आग है?
पर्वत को ही असत कर दिया, असत है। आजकल के जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो ऐसे ही बयानबाजी करते हैं। केरला स्टोरी बन गई और लोगों ने अनुमान लगा लिया, अरे ये बाप रे बाप, ये तो बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। या मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों की जन्म दर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अरे आंकड़े उठा करके देखिए, भारत में पॉपुलेशन विस्फोट मुसलमानों के कारण हो रहा है, क्योंकि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आंकड़े हैं ही नहीं, तो जो आपका पक्ष है वही नहीं है, तो हेतु का कोई मतलब रह गया? तो जो राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं वह प्रायः आश्रया सिद्ध होती हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ख पुष्प होने के कारण सुगंधित है। अब यह अनुमान सही है कि गलत है? चलिए बताइए। सर ख पुष्प का मतलब? ख मतलब क्या होता है? आसमान, आकाश। तो आकाश पुष्प, तो आकाश क्या है? आकाश तो रिक्त स्थान है ना, जी सर। तो वहां पुष्प हो सकता है? नो सर, सर पक्ष ही असत हो गया। पक्ष ही असत हो गया। बहुत सही। अगला लिखिए स्वरूपा सिद्ध। अगला पॉइंट क्या होगा? स्वरूपा सिद्ध। यहां पक्ष तो असत नहीं है, लिखिए यहां पक्ष तो असत नहीं है। पक्ष तो असत नहीं है, किंतु हेतु का स्वरूप ही ऐसा है, किंतु हेतु का स्वरूप ही ऐसा है कि वह पक्ष में नहीं रह सकता है, कि वह पक्ष में नहीं रह सकता है। यानी कि पक्ष है लेकिन हेतु उसमें नहीं रह सकता है। जैसे जलाशय में आग है, ठीक है? सर जलाशय में आग है। जलाशय में धुआं है। जी सर वही, जलाशय में धुआं तो होगा लेकिन आग नहीं होगी। नहीं, तो जलाशय में धुआं नहीं हो सकता, धुंध हो सकती है, धुआं नहीं हो सकता, क्योंकि धुआं तो आग से ही होगी, है ना? चलो इसको मैं बदल देता हूं। जैसे जैसे शब्द दृश्य होने के कारण अनित्य है। अब बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है? जैसे शब्द दृश्य कैसे होगा? हाँ, शब्द, संदीप। जी सर। संदीप बताओ इसमें पक्ष कौन है, हेतु कौन है और साध्य कौन है? ठीक है, तो शब्द क्या है यहां पर? पक्ष है। दृश्य क्या है? हेतु है। और अनित्य क्या है? साध्य। तो अब क्या दृश्य शब्द में हो सकता है? शब्द दृश्य होता है? नहीं होता सर। ठीक है ना, बस यही कहने की कोशिश है। चलिए अगला लिखिए।
सर ये जल को लग सकता है सर कि अंधे ने धुआं देखा है इसलिए आ गया, अंधे ने धुआं देखा है इसलिए आ गया। तो अब इसमें बेटा पक्ष क्या होगा? अंधा। तो अंधे में धुआं है, पक्ष में हेतु को होना चाहिए ना। पक्ष धर्मता है यहां पर, नहीं सर। ठीक है। अगला लिखिए, व्याप्य त्वासिद्ध, व्याप्य त्वासिद्ध, यानी व्यापत्व असिद्ध है, यानी कि उसकी जो व्यापकता है वही असिद्ध है। लिखिए, यहां हेतु सोपाधिक होता है, यहां हेतु सोपाधिक होता है। सोपाधिक होने का मतलब प्रीति, सोपाधिक का मतलब कंडीशनल होता है, शर्त सहित। सशर्त। प्रीति गई क्या? सर नहीं पता था तो बोलिए। तो ये तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि सब नहीं पता। हाँ, मैंने माइक ऑन किया इसलिए आप। या ये लग रहा है कि मैं तो सबसे ज्यादा तेज हूं इस क्लास में, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं सर, मैं नहीं तेज। हैं? क्रिया खाओ। हाँ सर, मैं नहीं हूँ, अभी नहीं। सीख रही हूँ। क्रिया खाओ कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचा। कैसा? किसी का नहीं। ठीक है। अच्छा, व्याप्ति का जो है लक्षण क्या हुआ? व्याप्ति निरुपाधिक होना चाहिए। पिछली क्लास में बताया था कि व्याप्ति कैसा होना चाहिए। पीछे पन्ने पलट करके देखिए क्या लिखवाया है कि व्याप्ति निरुपाधिक होना चाहिए। उपाधि रहित। उपाधि रहित शब्द लिखवाया है। जी सर। उपाधि रहित को निरुपाधिक भी बोल सकते हैं। चलिए लैंग्वेज बदलते हैं। अनुपाधिक लिखवाया उसका। क्या लिखवाया? अनुपाधिक। अनुपाधिक यानी कि बिना उपाधि का होना चाहिए, उपाधि रहित होना चाहिए। ठीक है, तो ये सोपाधिक होता है। हाँ अनिका। सर गलती से हैंड रेज हो गया। अच्छा, मुझे लगा कि तुम कहोगे बस सर बस, अब और नहीं सर, बस करो सर, आज के लिए मान जाओ। हैं? सर नहीं, मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। ठीक है, मुझे लगा कि अब ऐसे बोलेगी अनिका। जैसे, ठीक है, जैसे में क्या लिखेंगे हम? जैसे हम ये लिख सकते हैं कि पर्वत अग्नियुक्त है होने के कारण धुआं वाला है। अब देखिए यहां पर क्या है कि पर्वत पक्ष है, अग्नियुक्त होना हेतु है और धुआं वाला होना साध्य है। पक्ष। अब इसमें क्या गड़बड़ है? है ना? अब अनु तुम्हें कल से क्लास समझ में आएगी, आज क्लास नहीं समझ में आएगी। हाँ सर, ये तो मुझे पता है ना? तो और क्लास छोड़ ले बेटा, और 2-4 ठो बाबाओं से पूछो, है ना? पर्वत, अब क्या ये संभव है कि जहां जहां आग हो वहां वहां धुआं हो? नहीं सर। उल्टा सही है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगा, लेकिन जहां जहां आग है वहां वहां धुआं हो ये जरूरी नहीं है।
कब आग हो तो धुआं भी होगा। किसी ने बहुत बढ़िया कहा ना, ये वो आग है जिसमें धुआं नहीं होता। तो तुम्हारी रसोई घर में कब लकड़ी गीली होगी तभी धुआं होगा। एकदम सूखी छिछ लकड़ी हो, रहठा हो, तो धुआं शुरू में थोड़ा बहुत हो भी जाए, लेकिन अंत में तो बिना धुआं की जलती है। वो जलती है कि नहीं जलती है? तो हर एक आग धुआं युक्त नहीं होगा। हर एक आग धुआं युक्त नहीं होगा। ठीक बात है। तो ये क्या हो गया कि हेतु की व्यापकता असिद्ध है। यहां हेतु की व्यापकता असिद्ध है। अगला लिखिए 5वां पॉइंट, बाधित। जिस हेतु के साध्य का अभाव, जिस हेतु के साध्य का अभाव अब कल से ये बोर्ड छोड़ दूंगा, पुराना वाला बोर्ड लूंगा, ये बहुत परेशान कर दिया है मुझको। जिस हेतु के साध्य का अभाव अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाए, प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाए, तो वह बाधित है। तो वह बाधित है। जैसे अग्नि द्रव्य होने के कारण शीतल है। अग्नि द्रव्य होने के कारण शीतल है। अब अग्नि क्या है? अग्नि यहां पर पक्ष है। द्रव्य होना क्या है? हेतु है। और शीतल क्या है? साध्य है। यही ना? अब अगर अग्नि द्रव्य होने के कारण शीतल है, तो आप अगला क्या कहेंगे? छू के देख ले भैया, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध हो जाएगा कि अग्नि शीतल नहीं है, गर्म है। तो लिख लीजिए, यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है, यहां प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि अग्नि शीतल नहीं, गर्म है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।